रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल लिमिटेड ये कंपनी सानी ऑटोमोबाइल नाम से बिजनेस करती है एंड यामा के टू व्हीलर्स बेचती है। अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, एसएमई कैटेगरी में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल लिमिटेड ये कंपनी एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है। 2018 से इस बिजनेस में है एंड इस कंपनी के दिल्ली के द्वारका में दो शोरूम्स हैं जहां पर ये कंपनी यामा के टू व्हीलर्स बेचती है। बेसिकली ये कंपनी एक डीलरशिप कंपनी है जो यामा के टू व्हीलर्स बेचती है। एंड जो भी इस तरह की कंपनियां होती हैं उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है मेन कंपनी से प्रोडक्ट परचेज करना, अपने शोरूम पर डिस्प्ले करना, इन्वेंट्री होल्ड करना एंड आपके एंड मेरे जैसे कस्टमर्स को बेच देना। सो बेसिकली ये कंपनी यामा से टू व्हीलर्स परचेज करती है एंड आपके एंड मेरे जैसे लोगों को बेच देती है। एंड सी जो भी ये ऑटोमोबाइल डीलरशिप कंपनियां होती हैं ज्यादातर केसेस में वो सर्विस सेंटर भी ऑपरेट करती हैं एंड ये कंपनी एक सर्विस सेंटर भी ऑपरेट करती है। ये कंपनी यामा के टू व्हीलर्स बेचती है एंड उसके बाद उन प्रोडक्ट्स की जो आफ्टर सेल सर्विस होती है सर्विस सेंटर भी ऑपरेट करती है। एंड अगर हम इस कंपनी की ओवरऑल रेवेन्यू देखें तो अप्रोक्सीमेटली 86% रेवेन्यू इस कंपनी की वो सेल ऑफ प्रोडक्ट्स के थ्रू आती है। अप्रोक्सीमेटली 10% रेवेन्यू वो इस कंपनी की सर्विस सेंटर से आती है एंड बैलेंस 4% रेवेन्यू इस कंपनी की मिसलेनियस एक्टिविटीज से आती है। अगर आप किसी शोरूम में गाड़ी परचेस करने जाते हो तो वहां पर आपको इंश्योरेंस भी परचेस करना पड़ता है। तो जो इस तरह के डीलर्स होते हैं उनको इंश्योरेंस में भी कमीशन मिलता है एंड इसी तरह की और भी काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि कई बार आप अपने सेकंड हैंड टू व्हीलर को भी एक्सचेंज कर सकते हो। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जहां से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 4% रेवेन्यू आती है। अब सी जो भी ये इस तरह की कंपनियां होती हैं उनका बिजनेस मॉडल बड़ा सिंपल होता है एंड एक किस्म से सेट होता है। इनको क्या करना होता है, मेन कंपनी से प्रोडक्ट परचेज करने होते हैं एंड आपके एंड मेरे जैसे लोगों को बेच देने होते हैं। बट जहां से आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो अगर वो ब्रांड काफी स्ट्रांग है तो आप उस कंपनी के प्रोडक्ट्स में ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं कमा पाओगे। एंड हमको पता है आज की डेट में यामा की इंडियन मार्केट में क्या हालत है। तो इस कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। सी यामा के प्रोडक्ट्स भले ही कम बिकते हों बट यामा अपने डीलर्स को काफी अच्छे मार्जिन देती है एंड यही रीजन है दैट जो इस कंपनी के एबिटा मार्जिन है वो 18.24% के हैं एंड जो पैट मार्जिन है वो 9.21% के हैं। तो ये एक डीलरशिप कंपनी के हिसाब से काफी अच्छे मार्जिन हैं। सो अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जान लिया, कंपनी का बिजनेस मॉडल देख लिया। अब देखते हैं दैट जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले इस कंपनी का एसेट बेस देखते हैं। तो मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ रुपीस का। अगले साल भी वो अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ रुपीस का ही था। बट इस साल टिल फेब 2024 इस कंपनी का एसेट बेस ये 14.5 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। बट अगर हम इस कंपनी के एसेट बेस में इस कंपनी की इन्वेंट्री देखें तो वो काफी बड़ा पोर्शन है। जो इस कंपनी का एसेट बेस है मोर देन 98% जो एसेट्स हैं वो एसेट्स जो या तो मूवेबल हैं या फिर विद इन 1 ईयर कंज्यूम होने वाले हैं। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 12.51 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये 19 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है एंड इस साल टिल फेब 2024 इस कंपनी की रेवेन्यू वो 17 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। प्रॉफिटेबिलिटी वाइज ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था सिर्फ 29 लाख रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 41 लाख रुपीस तक पहुंच गया है एंड इस साल टिल फेब 2024 इस कंपनी ने मोर देन 1.5 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट ऑलरेडी कमा लिया है। अब सी ये कंपनी 2 शोरूम मेंटेन करती है तो वी कैन से दैट ऑन एन एवरेज इस कंपनी का जो पर शोरूम प्रॉफिट है वो 75 लाख रुपीस के आसपास है। बट ये कंपनी अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट नहीं कर पा रही है, ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। बट डीलरशिप बिजनेस में ये हमें नॉर्मली देखने को मिलता है बिकॉज जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ रहा होता है वैसे वैसे आपको इन्वेंट्री अपने पास रखनी पड़ती है एंड इन्वेंट्री रखने के लिए आपको जो मेन कंपनी होती है उसको पेमेंट करनी पड़ती है एंड इस वजह से जो आपका ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन होता है वो नेगेटिव चला जाता है एंड इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन वो भी नेगेटिव है। इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से मार्च 2022 में कैश रियलाइज किया था, नेगेटिव था वो 4.17 करोड़ रुपीस का। अगले साल हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है एंड इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन वो सिर्फ 26 लाख रुपए का था नेगेटिव। बट फेब 2024 तक इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन में ऑलरेडी 19 लाख रुपीस के नेगेटिव कैश जनरेट किया है एंड ऐसे टाइम पर इस कंपनी के बुक्स में 9.93 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। सी जो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है, उस हिसाब से इस कंपनी की जो बोरोइंग है वो थोड़ी सी कंसर्निंग है बिकॉज इस तरह के जब भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन होती है तो जो आपके लैंडर्स होते हैं वो आपको प्रेशराइज करने लग जाते हैं दैट आप हमारे लोन को रिटर्न करो
बिकॉज यहाँ पर बैड डेट होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। एंड इस आईपीओ के बाद इस कंपनी की जो करंट फाइनेंशियल पोजीशन है ये थोड़ी सी इंप्रूव होने वाली है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 11.99 करोड़ रुपीस का एंड इस कंपनी के एक शेयर का प्राइस है 117 रुपीज एंड 1200 शेयर का लॉट साइज है, जिस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 1,40,400 रुपीज की। 22 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा, 26 अगस्त को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 29 अगस्त को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का यूज करके ये कंपनी 2 नए शोरूम ओपन करेगी, अपनी डेट्स की रिपेमेंट करेगी, कुछ पैसे यूज करेगी ये कंपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। सो वी कैन से दैट इस आईपीओ के बाद जो इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है वो थोड़ी सी बेटर होने वाली है, बिकॉज कंपनी के शोरूम्स बढ़ेंगे तो कंपनी की सेल्स बढ़ेगी, कंपनी का डेट कम होगा जिससे इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा एंड बाकी जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में भी ये कंपनी पैसे यूज करेगी उसकी वजह से भी जो डेट ऑब्लिगेशन है वो एक किस्म से थोड़ी सी कम होगी। तो इस आईपीओ के बाद जो इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है वो थोड़ी सी इंप्रूव होने वाली है। तो फिर क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? अब सी जो भी इस तरह की कंपनियां होती हैं वो जो मर्जी कर लें, बट जो उनके प्रोडक्ट की डिमांड होती है वो डिपेंड करता है ये कंपनियां किस कंपनी के प्रोडक्ट्स को बेच रही हैं। ये कंपनी यामा के टू व्हीलर्स को बेचती है, हमें पता है आज की डेट में जो यामा के टू व्हीलर्स है वो कितने बिकते हैं। आई मीन एक किस्म से ये अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं मानी जाएगी, बिकॉज आज की डेट में लोग यामा के टू व्हीलर्स को परचेज करना ज्यादा प्रेफर नहीं करते। इनफैक्ट मेरे घर के बाहर भी एक यामा का शोरूम ओपन हुआ था एंड कुछ टाइम बाद वो बंद हो गया था। दूसरा, ये एक एसएमई आईपीओ है, इनमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी डेंजरस मानी जाती है। तीसरा, जो इस कंपनी का एसेट बेस है वहां पर बहुत बड़ा पोर्शन वो करंट एसेट्स का है एंड जब भी इस तरह की पोजीशन किसी कंपनी के एसेट्स में होती है तो वहां पर अगर कोई फ्लाई बाय नाइट कंपनी है तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है। हम ये नहीं बोलते दैट ये कंपनी बहुत ज्यादा रिस्की है या फिर फ्लाई बाय नाइट कंपनी है, बट इस तरह की जो पोजीशन होती है और वो भी एक स्पेसिफिकली काफी छोटी कंपनी की, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला। मेरे डिसीजन के बेसिस पर आप अपना डिसीजन बिल्कुल मत लें। अपना डिसीजन सोच समझ कर लें, इन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।